हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी कि समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। फ्रेंड्स, बीच में थोड़ी सी टेक्निकल हो गई थी होली के दौरान, जिस कारण आप सभी का क्लास नहीं हो पाई। इसके लिए जो है हमें बहुत दुख है, क्योंकि आप सभी की परीक्षाएं लगी हुई हैं, तो क्लास रेगुलर होनी चाहिए थी। लेकिन थोड़ा सा गैप होने के पीछे कारण है कि हमारा सिस्टम जो है थोड़ा सा खराब हुआ था। सिस्टम में खराब क्या हुआ था, जो हमारी माइक की जो रिकॉर्डिंग मतलब जो क्लास की आवाज होता है, जो रिकॉर्डिंग लेता है माइक की, वो बहुत स्लो हो रही थी। अभी तो फिलहाल मैं इसको ठीक कराया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों की जो है आवाज अच्छी मिलेगी। जो स्लो आप लोग कह रहे थे स्लो आ रही है, ठीक कराया हूँ। और अब क्लास आप लोग देखिएगा, बताइएगा कि आवाज कैसा है, अच्छी है कि स्लो हो गई हो, तो फिर बताइएगा। तो कोशिश करेंगे सुधार करने का। और आप लोग मुझे पहचान ही गए होंगे, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास लेकर आता हूं, अनिति समाजशास्त्र विषय, जिसमें आप सभी यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी जीआईसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, केवीएस, एमबीएच, यूपीएससी, यूपीपीएससी या यूपीपीजीटी, एमपी सेट, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, यदि आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यानी कि समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ऐसी परीक्षा की, किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यानी कि समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हों, तो ये क्लास आप सभी के लिए काफी उपयोगी साबित होगा परीक्षा में। तो इस क्लास को आप लोग मिस ना कीजिए, जरूर देखा कीजिए। और पिछली क्लास आप लोग जो देखे हैं, काफी प्यार और सहयोग दिए हैं, इसी प्रकार आप लोग अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। और आप सभी का एग्जाम लगा हुआ अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर का है, खासकर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी वाले जो हैं इनका भी परीक्षा लगा है। दिल्ली, हरियाणा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जिनका परीक्षाएं लगी हुई हैं, वो लोग इस क्लास को विशेष रूप से देखें, क्योंकि इस क्लास से काफी हेल्प मिलेगा आप लोगों को। और यूपीपीजीटी लगा है, बाकी जो भी परीक्षाएं और लगे हैं आप लोग, क्योंकि ये जो क्लास है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं लेकर आता हूँ। ऐसा नहीं कि इधर उधर का, आप लोग अपने सिलेबस से मिला लीजिए, देख लीजिए, हर प्रश्न आपको सिलेबस से मिलेगा। और आप लोग इस क्लास में जो नए हैं चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा लाइक कर दें, और कमेंट करके क्लास के अंत में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों का ही प्यार और सहयोग के दम पर ये मेरा चैनल तो चल ही रहा है, बताने की जरूरत है नहीं। आप लोग जो पुराने हैं जान ही रहे हैं, जो नए हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं जुड़ रहे हैं वो जान ले इस चीज को। तो आइए आज क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो हमारे जो भी प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं वो लोग इस चीज को ध्यान दें कि ये क्लास जिनका आप सभी का जो लगा है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे, वो तो स्पेशली इस क्लास को आज ध्यान दें, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न में इसमें आपका जो लेके आया हूँ, चाहे वो सामाजिक स्तरण से हो या समाज के प्रकार से हो, अर्थव्यवस्था समाज से है ना, ठीक है। तो आप सभी के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, आप लोग ध्यान दीजिए। और उम्मीद करता हूँ क्लास जो है शुरू होने से पहले आप लोग कापी और पेन लेके बैठ गए होंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते हुए चलेंगे आप लोग। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा, आइए ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, जात विशेष की प्रधानता होती है जब वह जात, क्या कह रहा प्रश्न, एक ध्यान दीजिए, ये प्रश्न नंबर 1 है आपका, कि जात विशेष की प्रधानता होती है जब वह जात क्या संख्या में प्रचुर हो। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो, ऑप्शन सी कह रहा ग्राम की अधिकांश भूमि का मालिक हो, और ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा ना प्रश्नानुसार, आप देखिए कि जात विशेष की प्रधानता होती जब वह जाति जो है संख्या में प्रचुर मात्रा में हो, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो, ग्राम की अधिकांश भूमि का मालिक हो यानी कि धनाढ्य हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके हिसाब से आपके अगर एम.एन. श्रीनिवास आपके सिलेबस के आप लोग पढ़े होंगे, तो एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार अगर देखते हैं तो उसे प्रभु जाति कहा जाता है ना, तो प्रभु जाति के सारे गुण मिल रहे हैं इसमें। तो सारे गुण क्या आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो इस हिसाब से इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है इसमें ना, ये एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार। तो आप लोग इसका आंसर नोट कर लीजिए, उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि आपके एम.एन. श्रीनिवास महोदय प्रभु जाति की जो अवधारणा दिया है
वह जात के जो है प्रभु जात के बारे में क्या बताते हैं कि गांव और समुदाय में संख्या के बीच से अधिक हो, उसके पास किसी भूमि अधिक हो, मतलब भूमि का स्वामी हो, है ना, और आर्थिक राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो, जातीय संस्करण में उसी को ये उच्च स्थान प्राप्त मानते हैं। आपके कौन है? मैन श्रीनिवास महोदय। तो इस हिसाब से इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 1 आप सबके समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, ये देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए इसको। 2 कह रहा कि यह किसने बताया कि प्रभावशाली भूमि का निर्वाह और भूमि का आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्करण की आवश्यकता होती है। प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह किसने बताया है या किसने कहा है या जो है कि किसके द्वारा जो है वर्णन किया गया है कि प्रभावशाली भूमि का निर्वाह और भूमि का आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्करण आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा मूर और पार्सन्स महोदय, ऑप्शन बी करा डेविस और पार्सन्स यानी किंग्सले डेविड और टालकट पार्सन्स, ऑप्शन सी करा पार्सन्स और बेवर यानी मैक्स वेबर, डेविस और मूर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 2 का आंसर, क्योंकि आपके ये जो मैं प्रश्न लेकर आया हूं आप सभी के लिए, ये सभी के सभी प्रश्न या तो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है आने वाले एग्जाम में, या तो परीक्षा में पिछले जो परीक्षाएं हुई है उसमें पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए ये क्लास आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को आप लोग मिस ना कीजिए, जरूर देखिए। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नोट कर लीजिए ऑप्शन डी क्या है, ये डेविस और मूर। देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ना भूले, ठीक है, क्योंकि सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांत का जो प्रतिपादक है आपके ये किंग्सले डेविस महोदय हैं और आपके विल्बर्ट मूर महोदय हैं। जो इनका एक जो है लेख है क्या है, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सर्टिफिकेशन, नोट कर लीजिएगा आप लोग, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सर्टिफिकेशन। तो इसी में इन्होंने सामाजिक संस्करण, समाज की जरूरत की क्या आवश्यकता है, जो व्यक्तियों की जो जरूरत होती है, जो प्रत्येक समाज में समान रूप से विभिन्न व्यक्तियों के रूप में पाया जाता हो और प्रतिष्ठा के बीच से जिनका बंटवारा किया गया है, इसी के बारे में इन्होंने सम प्रिंसिपल ऑफ सर्टिफिकेशन में बता रखा है। कौन? आपके किंग्सले डेविस और विल्फर्ड मूर महोदय। तो इसलिए आपका आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं प्रश्न नंबर 2 भी आप लोग समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 3 आपका। तो प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निवेदीकरण का बोध कराता है ना कि संस्थिरीकरण का। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवेदीकरण का बोध कराता है ना कि आपके संस्थिरीकरण का। तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है वर्ग, ऑप्शन बी कह रहा महिला पुरुष सामाजिक भेदभाव, ऑप्शन सी कह रहा जाति, ऑप्शन डी कह रहा लिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिए प्रश्न का। अगर प्रश्न ध्यान देंगे तो आंसर आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रश्न कह रहा है ना कि विवेदीकरण और संस्कृतिकरण की बात कर रहा है। कौन सा बोध? विवेदीकरण का बोध कराता है ना कि संस्कृतिकरण का। तो इसका आंसर इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लिंग। कैसे लिंग हो जाएगा आप लोग देखिए, ये जो प्रश्नानुसार कह रहा है ना, क्योंकि सामाजिक विभेदीकरण की जो प्रक्रिया के तहत है, जो व्यक्तियों को समूह मूर्त रूप से यानी कि मूर्त आधार पर विभाजित किया गया है, तो वो कैसे, जैसे कि आपका आयु, लिंग, बुद्धि, व्यक्तित्व, धर्म, प्रजाति, शिक्षा, भाषा, संपत्ति आदि के आधार पर इसे अनेक वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। जबकि हम प्रक्रिया में जो विभेदीकरण कहेंगे तो उसमें क्या है, तो ये लिंग हो जाएगा, क्योंकि लिंग केवल 2 ही में है ना विभाजित। देखिए आपका स्त्री और पुरुष यानी कि मेल फीमेल, बाकी तो वर्ग और महिला पुरुष, सामाजिक भेदभाव, जात, ये तो आपका अलग है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका लिंग हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। ये प्रश्न समझ गए होंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 4, अगर कोई प्रश्न आपकी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके प्रक्रिया अपनी जरूर दिया करिए क्लास के लास्ट में, और फिर मैं आप लोगों की रिप्लाई जरूर करूंगा, उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे क्लास चाहिए तो भी आप लोग कमेंट करके बताइए, या इसी तरह प्रश्नोत्तरी चाहिए तो भी बताइए जो है, या किसी आपका व्यक्तिगत जो है किसी थिंकर पे चाहिए क्लास तो भी बताइए, मैं उस पर क्लास लेकर आऊंगा आप सभी के लिए।
तो आप लोग जैसा कहेंगे उसी हिसाब क्लास चलेगा, क्योंकि भाई आप लोग प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, आपकी जो आवश्यकता है परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो जो है बताइए। वैसे तो मैं आपके जो है ये प्रश्न उत्तर लेकर आ रहा हूँ आप लोगों का, इसलिए अप्रैल और मई में परीक्षाएं लगे हुए हैं, तो उसके दृष्टि से मैं ये प्रश्न उत्तर लेकर आता हूँ, क्योंकि आप लोगों की परीक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई के साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते रहिए, ताकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है, ताकि आप लोग 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर जरूर आए। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 4 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है ये कि अध्यापन और प्रवचन, प्रशासन और सुरक्षा, अध्यापन और प्रवचन, प्रशासन और सुरक्षा, कृषि और वाणिज्य तथा सेवाएं, शारीरिक श्रम जैसे वर्ण व्यवस्था के क्या है, वर्ण व्यवस्था के 4 प्रकारात्मक समूह किस आवश्यकता के परिणाम हैं। ये देखिए, वाणिज्य तथा सेवाएं, शारीरिक श्रम जैसे, ठीक है, ये कह रहा है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन ए सामाजिक जीवन शैली के आधार पर विभाजन के, ऑप्शन बी कह रहा है महिला पुरुष में सामाजिक भेदभाव के आधार पर विभाजन, ऑप्शन सी कह रहा सामाजिक श्रेणियों के आधार पर विभाजन के, ऑप्शन डी कह रहा श्रम के आधार पर विभाजन के। तो प्रश्न अगर आप मिलाएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे इसका आंसर, प्रश्न का आंसर, क्योंकि प्रश्न कह रहा है ना कि अध्यापन और प्रवचन, प्रशासन और सुरक्षा, कृषि और वाणिज्य तथा सेवाएं और शारीरिक श्रम जैसे जो वर्ण व्यवस्था के 4 प्रकारात्मक समूह किस आवश्यकता के परिणाम हैं। तो आप लोग ऑप्शन ए बी सी डी देख लीजिए, इसमें से बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है ऑप्शन डी, श्रम के आधार पर विभाजन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न कह रहा है प्रश्न अनुसार आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रम के आधार पर विभाजन, क्योंकि वर्ण व्युत्पत्ति को समझने के लिए क्या है, कर्म और धर्म के सिद्धांत का सहारा लेना ही पड़ता है हर व्यक्ति को। ठीक है, तो अगर वर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का ही एक अभिन्न अंग है, तो समाज व्यवस्था को बनाए जो रखा जा सकता है, तो वो तत्कालीन समाज की जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो समाज में विभिन्न अंग कार्य कर रहे हैं उचित रूप से, जिनका विभाजन किया है, जो ये सदियों से, यानी कह सकते हैं आप वैदिक युग से ये वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति हुई है वैदिक युग से जो चली आ रही है, तो उस हिसाब से श्रम के आधार पर इसका विभाजन किया गया था। ठीक है, तो बाद में आपका जो है धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, तो ये आपका जात के आधार पर आ गया। ठीक है, तो ये यही प्रश्न कह रहा, तो इस हिसाब से श्रम के आधार पर इसका विभाजन हुआ है। प्रश्न आप अगर ध्यान देंगे तो जान जाएंगे, ठीक है, समझ जाएंगे, कहने का आशय मेरा यही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 5। ये प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है जजमानी व्यवस्था किस संस्था में निहित है। ये जजमानी व्यवस्था जो है ये किस संस्था में निहित है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है जातियों की प्रकारात्मक अंतर निर्भरता में निहित है, ऑप्शन बी कह रहा है गांव में विभिन्न समूहों की परिस्थिति में असमानता, ऑप्शन सी कह रहा केवल ए, यानी कि केवल ए में ये आंसर मिल रहा है, ऑप्शन डी कह रहा ए और बी दोनों में मिल रहा है। तो जजमानी व्यवस्था आप लोगों की क्लास, पिछले क्लास में काफी विस्तार से बता रखा हूं, और आप लोग जजमानी व्यवस्था के बारे में जान रहे हैं अच्छे से। इसका प्रश्न का आंसर आप लोग गलत नहीं करेंगे, क्योंकि जजमानी व्यवस्था में क्या है, जजमान जो है, एक जजमानी व्यवस्था में जो सेवा करने वाला होता है उसको कमीन कहते हैं। सेवा करने वालों जैसे नाई हो गया, धोबी हो गया, पंडित हो गए, ठीक है, ये कमीन होते हैं। और जो सेवा लेने वाला होता है जिसे जजमान कहते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं ग्रामीण एरिया में देखेंगे कृषक समूह हो जाएगा, है ना, शहर में तो भाई बड़े लोग हो जाएंगे, कुछ पति लोग। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आप लोगों को आवाज आना चाहिए इतनी देर में। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहा है आप देखिए, बी दोनों क्यों, जातियों की प्रकारात्मक अंतर निर्भरता में सही है जजमानी, गांव में विभिन्न समूहों की परिस्थिति में असमानता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं प्रश्न नंबर 5 आप सबके समझ में आ गया होगा। जजमानी व्यवस्था की जो अवधारणा है ये विलियम वाइजर ने दे रखा है, ये आपको पता है, विलियम वाइजर के बारे में जानना है, क्योंकि द हिंदू जजमानी सिस्टम का इन्होंने जो लेख लिखा था
क्या, द हिंदू जजमानी सिस्टम, जो करीमपुर गांव है उत्तर प्रदेश में है, उसी के अध्ययन के दौरान इन्होंने लिखा था। द हिंदू जजमानी सिस्टम ये किसका है, विलियम वाइजर का। नोट कर लीजिए, पूछा जाता है जजमानी प्रथा के विभिन्न जातियों की प्रकारात्मक अंतर्निर्भरता। इस प्रथा के अंतर्गत एक ग्राम में बसे हुए प्रत्येक जात समूह के जो लोग होते हैं और जो दूसरी जात के परिवार के कुछ प्रमाणिक सेवाएं देते हैं, उन लोगों को वही मतलब जिसे कमीन कहते हैं देते हैं। जिन लोगों के लिए कार्य किया जाता है उन्हें जजमान कहते हैं, मैंने अभी बताया ही। और जो लोग सेवा करते हैं उन्हें कमीन कहते हैं। ये चीज आप लोग नोट करके रखिएगा। जो सेवा देते हैं क्या है, वो जो सेवा देते हैं, जो सेवा लेते हैं। अब ये आप लोग जजमान और कमीन, इनको आप भूलिएगा मत, दोनों में अंतर, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसे पिछले परीक्षाओं में पूछा भी गया है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। ये आपका प्रश्न नंबर 6 हो गया। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 6 ये कह रहा पारंपरिक भारतीय समाज में उस व्यवस्था को जिसके आधार पर यह अपेक्षा होती थी कि प्रत्येक जात समूह अन्य जात समूहों को कुछ मानवीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, उसे कहते थे। क्या कह रहा प्रश्न कि पारंपरिक यानी परंपरा के अनुसार, ठीक है, पारंपरिक रूप से जो चला आ रहा भारतीय समाज में, उसी की बात कर रहा है। तो पारंपरिक भारतीय समाज में उस व्यवस्था को जिसके आधार पर यह अपेक्षा होती थी प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूहों को कुछ मानवीय सेवाएं प्रदान करेगा, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा, देखिए, जमींदारी व्यवस्था। ये ऑप्शन ए कह रहा जमींदारी व्यवस्था। ऑप्शन बी कह रहा है तिल कठिया व्यवस्था। ऑप्शन सी कह रहा है वर्ण व्यवस्था। ऑप्शन डी कह रहा है जजमानी व्यवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का, तो आप लोग बताइए। अभी पिछले प्रश्न नंबर 5 में आप इसका आंसर देख ही लिए हैं, तो आपका ये ऑप्शन जो है इसका किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जजमानी व्यवस्था की कहा ये आ रहा है, क्योंकि अभी इसी पे आधारित आप तो पिछला प्रश्न देखेंगे, तो इसमें बहुत व्याख्या करने की जरूरत है नहीं। विलियम वाइजर द हिंदू जजमानी सिस्टम करीमपुर गांव के अध्ययन के द्वारा आप पढ़े ही हैं इनको, तो ये प्रश्न आपका आसानी से हो गया होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 7, ये 7 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है सबसे पहले प्रभुत्व जात की अवधारणा किसने दी। ये सबसे पहले प्रभुत्व जात की अवधारणा किसने दी। प्रभुत्व जात, इसको प्रभु जात भी लिखा जाता है। प्रभुत्व जात, प्रभु जात की अवधारणा किसकी है, तो ये अभी पिछले पहले प्रश्न में ही मैंने बता दिया। प्रभु जात की अवधारणा आपका एम.एन. श्रीनिवास महोदय का है। तो किसने दिया है, तो आप लोग इसका आंसर तो ऐसे मार दीजिए, कौन है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। ना कि इनके बोस और बिनते और एस सी दुबे, समाचार दुबे नहीं है, तो आप ऑप्शन सी इसका नोट कर लीजिएगा। एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने ही दे रखा है क्या, आपके प्रभुत्व जात की अवधारणा, जिनमें इन्होंने अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के 1959 के जो इनका अंक था, क्या अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट 1959 के अंक में जो इनका लेख प्रकाशित हुआ था, डायमंड कास्ट इन रामपुरा, यानी कि जो डायमंड कास्ट इन रामपुरा, इन्होंने श्रीनिवास महोदय जो रामपुरा गांव का अध्ययन कर रखा है, उसी के बारे में इन्होंने काफी विस्तार से बता रखा है प्रभुत्व जात की या प्रभावी जात की अवधारणा के बारे में, ठीक है। तो ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्न नंबर 8। ये प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ये जो प्रश्न अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ ये सब जो है सामाजिक संस्करण से थे, ठीक है। अब ये अगला प्रश्न जो आपका आ रहा प्रश्न नंबर 8, ये आपके समाज के प्रकार जो है टॉपिक है वहां से मिल रहा है। ये प्रश्न 8 क्या कह रहा है आपका, उत्तर औद्योगिक में निम्नलिखित में से आर्थिक कार्यकलापों के कौन से क्षेत्र का अधिक प्राधान्य होगा। यही कह रहा है, उत्तर औद्योगिक समाजों में या निम्नलिखित में से आर्थिक कार्यकलापों के कौन कौन से क्षेत्रों का अधिक प्राधान्य होगा, है ना। यही प्रश्न कह रहा आपका, उत्तर औद्योगिक में निम्नलिखित में से आर्थिक कार्यकलापों के कौन से क्षेत्र का अधिक प्राधान्य होगा। चाहे इस तरह पढ़िए प्रश्न, चाहे उस तरह पढ़िए, लेकिन आंसर वही होगा जो है इसका इसमें। तो आपका ऑप्शन ए क्या कह रहा, ऑप्शन ए कह रहा प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी कह रहा प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी कह रहा तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी कह रहा द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 8 का आंसर, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जो कह रहा है उत्तर औद्योगिक समाजों में निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाकलापों के कौन सा क्षेत्र या कौन किस क्षेत्रों का अधिक प्राधान्य था। तो ये तृतीय क्षेत्र के अधिक प्राधान्य थे उत्तर औद्योगिक समाज के बारे में, जो आपके डेनियल बेल महोदय हैं। कौन? डेनियल बेल महोदय ने विस्तार पूर्वक से बता रखा है। और ये जो है सर्विस इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर प्रौद्योगिकी नियंत्रण के बारे में क्या आयाम होगा उसके बारे में बता रखा। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लिए, क्या है? ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र के तहत ये सब आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। उत्तर नंबर 9, ये प्रश्न नंबर 9 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। ये मिलान का प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, ये मिलान का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आप लोग गलत ना कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न देखिए बहुत कठिन नहीं है। जो सारे थिंकर हैं आप लोगों के लगभग सिलेबस से है, तो आकार जो बिना सिलेबस के तो रहते ही हैं, लेकिन ये सब सिलेबस में है। तो इतना तो आप लोगों का अगर इसमें 3 पकड़ में आ गया तो एक अपने आप में पकड़ में आ जाता है ना। प्रश्न यही कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। तो नहीं एक ही कोई है ना, बाकी 3 तो सही है। तो देखिए आर्थिकीवाद क्या कह रहा है आपका, ध्यान दीजिए। आर्थिकीवाद आपका बता रहा है ये लेनिन का है ना। और ऑप्शन बी करा समावेशन, ये क्या है, ट्राटस्की का बता रहा है ना। ऑप्शन सी करा कुलीन तंत्र मिशेल का। ऑप्शन डी करा न्यायशीता वेबर का बता रहा। तो इसमें से क्या नहीं है, तो आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, खुद ही जान जाएंगे। आपका आर्थिकी, ये ऑप्शन ए आर्थिकीवाद, ये लेनिन का सही है। समावेशन ये आपका ट्राटस्की का, ये भी सही है। कुलीन तंत्र आपका मिशेल फूको का, ये भी सही है। ये न्यायशीता जो है आपके मैक्स वेबर थोड़ी बात करते हैं। फिर कौन बात करता है, ये आपके गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी न्यायशीता की बात करते हैं आपके, ना कि मैक्स वेबर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कौन बात करता है इसका, गांधी जी, ठीक है। इस पे लिखते नहीं बनता, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, लेकिन आपको क्लास समझ में आ ही रही होगी। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ये गांधी जी में हाईलाइट कर दूं ताकि आप लोग भूले ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें तो और कुछ है नहीं, बाकी सब जान ही रहे हैं आप लोग। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 10 ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 10 थोड़ा नीचे करें, नहीं तो दिखेगा नहीं शायद आप लोगों को, अब तो दिखना चाहिए आप लोगों को। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि ये कथन कारण का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 आपका कथन और कारण का प्रश्न है। तो ये ध्यान दीजिए आप लोग। कथन ए आपका क्या कह रहा है, ये कथन ए कह रहा आदिवासी एवं कृषक समाजों की तुलना में औद्योगिक समाज में गौड़ समूह अधिक प्रभावशाली है। कथन ए कह रहा कि आदिवासी एवं कृषक समाजों की तुलना में जो औद्योगिक समाज है उसमें गौड़ समूह अधिक प्रभावशाली है। ये तो सही है। और कारण आर इसका क्या बता रहा है, ये कारण आर, ध्यान दीजिए। कारण आर क्या कह रहा है, कह रहा है औद्योगिक समाज में अधिक जटिल एवं तकनीकी युक्त प्रणाली होती है। ये भी सही है, औद्योगिक समाज में अधिक जटिल एवं तकनीकी युक्त प्रणाली तो होती ही है। तो इसका, लेकिन ये जो प्रश्नानुसार देखिए, औद्योगिक समाज में अधिक जटिल एवं तकनीकी प्रणाली होती है क्योंकि आदिवासी एवं कृषक समाजों की तुलना में औद्योगिक समाज में गौड़ समूह अधिक प्रभावशाली तो नहीं, क्योंकि अधिक और कृषक समाज और ये औद्योगिक समाज अंतर हो गया ना दोनों। तो ये इस हिसाब से आपका प्रश्न, ये आंसर देखिए क्या करा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करा ये यार दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी कह रहा है यार दोनों सही, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये सही परंतु आर गलत। और डी कह रहा है ये गलत परंतु आर सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग ध्यान दीजिए बी हो जाएगा। मैंने बताया ना, क्योंकि दोनों देखिए का स्पष्टीकरण थोड़ी कर रहा, अपने में दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण आपका नहीं हो रहा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। मैं देखिए घेरा कर दे रहा हूँ यानी हाईलाइट, ताकि आप लोग आंसर याद रहे। और काफी देर तक मैं इसलिए हाईलाइट करता हूँ, टिक लगाता हूँ, ताकि आप लोग एक बार क्लास देख लें तो अच्छे से, तो दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े। आप लोग के पास समय बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसे ना समझ में आए तो दोबारा देख लेंगे तो क्या है, चीजें फिर भूलेगी नहीं। क्योंकि आपका जो आदिवासी एवं कृषक समाज, ये सरल समाज की श्रेणी में आता है,
जो कि अपने में घनिष्ठता, इसमें आमने सामने सहयोग की भावना पाई जाती है कृषक समाज में, जो कि प्राथमिक समूह की रूप में जाना जाता है। और गौर समूह में आपका जो औद्योगिक समाज तो आता ही है, जो एक औपचारिक विशेषीकृत अस्थायी रूप से संपर्क में होता है। औद्योगिक समाज एक जटिल और तकनीकी युक्त प्रणाली है। औद्योगिक समाज से तात्पर्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था से जिसमें उत्पादन की वित्त के रूप में शक्ति संचालित मशीनों का बहुतायत रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका आंसर आप सबके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है स्वतंत्रता पूर्व काल के दौरान ग्रामीण भारत के अंतरजातीय संबंध अधिकांशतः निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रचालित होते थे। ये देखिए स्वतंत्रता पूर्व काल के दौरान कह रहा, ठीक है, यानी स्वतंत्रता पूर्व काल के दौरान की बात कर रहा। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण भारत के अंतरजातीय संबंध अधिकांशतः निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रचालित होते थे। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन ए कह रहा परस्परता और प्रभुता के संबंध में, ये ऑप्शन ए कह रहा। ऑप्शन बी कह रहा सेवाओं का आदान प्रदान। ऑप्शन सी कह रहा शासकीय अभिजात वर्ग से गठबंधन, है ना। ऑप्शन डी कह रहा अपनेपन की भावना पर आधारित संबंध। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। तो ये देखिए आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे ना, स्वतंत्रता से पूर्व की बात ये कह रहा, तो ग्रामीण अंतरजातीय संबंध परस्परता और प्रभुता के संबंध में ही सही होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ए नोट कर लीजिए आप लोग। मैं देखिए इसको भी हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को भूले ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न तो इसमें कुछ है नहीं बताने का, ये मैंने श्रीनिवास महोदय जो जजमानी व्यवस्था को लेकर बताए हैं ना, तो उसमें परस्परता और प्रभुत्ता के संबंध में जो था तो वही है, ये स्वतंत्रता पूर्व की बात कर रहा है। मैंने श्रीनिवास की अवधारणा पे ही आधारित है कह सकते हैं प्रश्न आप। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न नंबर 12 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 12 कह रहा है भारत में मुद्रा संबंधी प्रभुत्ता, ये भारत में मुद्रा संबंधी प्रभुत्ता निम्नलिखित में से किसके हाथ में है। इसका आंसर तो आप लोग सभी सही कर देंगे। ऑप्शन ए कह रहा है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए कह रहा है ये। ऑप्शन बी कह रहा है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी कह रहा है पीसी यानी नीति आयोग जो है। ऑप्शन डी कह रहा है एफएम यानी कि फाइनेंशियल मंत्रालय, ठीक है। और ऑप्शन पी मतलब क्या पॉलिसी कम क्या हो जाएगा इसका, पॉलिसी आयोग का आप लोग हैं कमीशन, ठीक है, पॉलिसी कमीशन यानी नीति आयोग हो जाएगा। तो इसका ये हो जाएगा क्या इसका आंसर, भारत में मुद्रा संबंधी प्रभुत्ता निम्नलिखित में से किसके हाथ में। तो आपको सभी को पता है इसका आंसर कि आरबीआई, ठीक है, इसी के पास पूरा अधिकार। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुआ था, सन 1 अप्रैल 1935 में किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज को। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो ये भारत शासन जो अधिनियम 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इसमें आरबीआई का मुख्य कार्य क्या होता है, नोटों को जारी करना, सरकार के बैंकर एजेंट सलाहकार, बैंकों आदि का मालिक, बैंकों पर ध्यान देना, इसका मतलब उसको अपने कब्जे में करना, मतलब जो सही रूप से रूल नियम कानून का फॉलो करें सारे बैंक, जिससे जनता का हक और अधिकार बरकरार रहे और आपका वित्तीय व्यवस्था बनी रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 13। ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है आप लोग। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक मानवीय पूंजी है। ये तो कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका आंसर गलत नहीं करेंगे आप लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्या है, मानवीय पूंजी। ये देखिए मानवीय पूंजी की बात कर रहा है। मानवीय पूंजी क्या हो सकता है इसमें, ऑप्शन ए करा उद्योग से प्रतिफल, ऑप्शन बी करा बचत से प्रतिफल, ऑप्शन सी करा शिक्षा से प्रतिफल, ऑप्शन डी करा व्यापार से प्रतिफल। तो इसमें तो कॉमन सेंस लगाएंगे शिक्षा से प्रतिफल, भाई मानवीय पूंजी ना, बाकी उद्योग आपका व्यापार और बचत ये तो मानवीय पूंजी थोड़ी है। जो मानवीय पूंजी शिक्षा है, शिक्षा आपका कोई सब कुछ बांट सकता है, लेकिन शिक्षा आपका जो है कोई नहीं बांट सकता है, ठीक है, आपका ज्ञान कोई नहीं बांट सकता है। बाकी उद्योग में बंटवारा हो जाएगा, आप बचत करके कुछ रखे हैं उसका बंटवारा हो जाएगा, व्यापार से बटोरे हैं व्यापार करें उसमें वादा हो जाएगा पार्टनरशिप, लेकिन शिक्षा में थोड़ी होगा। शिक्षा तो आप जो पढ़ित किए आप ज्ञान है वो मानिए तो जी इसको कोई नहीं बांट सकता, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 13 भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 14 आपका।
प्रश्न नंबर 14 आपका, ये ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 14 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से किसने कहा कि उद्योग आधुनिक भारत के मंदिर है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। कह रहा निम्नलिखित में से किसने कहा कि उद्योग आधुनिक भारत के मंदिर हैं, जो उद्योगों को। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी कह रहा है मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी कह रहा है स्वामी राधा कृष्णन। तो इसका आंसर मुझे लगता है अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते होंगे तो जरूर सही देंगे, गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो चीजें याद करने की है, ऐसा तो है नहीं इसमें कॉमन सेंस कुछ लगेगा आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ये उद्योग को भारत का मंदिर कहा है, और इन्हें जो है नेहरू जी को भारत के औद्योगिकरण का जनक माना जाता है। क्या? नेहरू जी को भारत का औद्योगिकरण का जनक माना जाता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इनको, इसको, नेहरू जी को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आप लोग नोट करते हुए चलिए फटाफट इसको, और उम्मीद करता हूँ ये भी समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 15 नंबर प्रश्न, आइए 15 नंबर प्रश्न कह रहा मूल्य तंत्र का अर्थ, ये है मूल्य तंत्र, इसका अर्थ क्या है? ये यही कह रहा मूल्य तंत्र का अर्थ क्या है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन ए उत्पादकों द्वारा मूल्य परिचालन, ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा उपभोक्ताओं द्वारा मूल्य परिचालन, ऑप्शन सी कह रहा मूल्य निर्धारण करने वाली बाजार शक्तियों की स्वतः प्रवर्तित गतिविधि, ऑप्शन डी कह रहा बी नियमित बाजार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल तंत्र का अर्थ आपको बताना है, अगर जानते होंगे तो इसका आंसर आप लोग गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मूल्य निर्धारण करने वाली बाजार शक्तियों की स्वतः प्रवर्तित जो गतिविधि है, यही इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नोट करके रखिएगा ऑप्शन सी। देखिए मैं आप लोगों को हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग ना भूलें। ये मूल्य निर्धारण करने वाली बाजार शक्तियों की जो स्वतः परिवर्तित होने की गतिविधि होती है, ये मूल तंत्र का अर्थ के तहत देखा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 16। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, नोट करते हुए चलिए। कह रहा है क्रोनी, क्या है? क्रोनी पूंजीवाद में प्राधान्य होता है। 16 कह रहा है क्रोनी पूंजीवाद में प्राधान्य होता है। तो क्या प्राधान्य होता है आप लोग बताइए इसका। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा मध्य स्तरीय उद्योगों का, क्या कह रहा है? मध्य स्तरीय उद्योगों का, ऑप्शन बी कह रहा शक्तिशाली व्यापारी परिवारों का, ऑप्शन सी कह रहा साझेदारी वाली कंपनियों का, ऑप्शन डी कह रहा आपका यंत्र चालित खेती करने वाले भूस्वामियों के शक्तिशाली समूहों का क्रोनी पूंजीवाद में प्राधान्य होता है। तो इसका ए बी सी डी आपने चारों ऑप्शन देख लिया, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न जो है जो लोग पढ़े होंगे वही दे पाएंगे, नहीं तो आप लोग गलत करके जरूर आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नोट करते हुए चलिए, ये जो क्रोनी पूंजीवाद में प्राधान्य होती है साझेदारी वाली कंपनियों का, जो आपस में साझा करके कार्य करती हैं। ठीक है, ये उन्हीं की बात, क्योंकि पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है जिसमें लाभ के सिद्धांत पर जो आधारित होता है, इसमें एक उत्पादक जो व्यापारी है उससे आशा ये की जाती है कि उत्पादन के कुल जो लागत मूल्य है, जो लागत लगा है उससे, वो उससे अधिक प्राप्त करे। ठीक है, यानी कि लाभ उससे प्राप्त करे। जब लाभ की जो अवधारणा जो वस्तु विनिमय प्रणाली के उपहार या विनिमय प्रणाली के बात सामने आती है, तो लाभ का जो अवधारणा जो वर्ग हितों के और सामाजिक प्रकारों के बीच स्पष्ट रूप से विरोध पैदा करती है। तो इस हिसाब से साझेदारी वाली कंपनियों को, जो साझेदारी होती है उन्हीं की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्रोनी पूंजीवाद में प्राधान्य होती है साझेदारी वाली कंपनियों का हिस्से का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 16 भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 17। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 17 आपका कह रहा निम्नलिखित में से किसने लोक नगरीय निरंतरता, ये निम्नलिखित में से किसने लोक नगरीय निरंतरता, ये नोट कर लीजिएगा, शब्दावली को जन्म दिया है। इस शब्द का जन्म किसने दिया? लोक नगरीय निरंतरता को।
तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है आर ई पार्क, ऑप्शन बी कह रहा है आर रेडफील्ड, ऑप्शन सी कह रहा है आर डेरेंडार्फ यानी राल्फ डेरेंडार्फ, ऑप्शन डी कह रहा है बी के मेलनोव्स्की यानी ब्रोनलिसा क्रिस्पल मेलनोव्स्की इनका पूरा नाम है। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है जो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी का है राल्फ डेरेंडार्फ हो जाएंगे। ये आर रेडफील्ड, राल्फ रेडफील्ड, ऑप्शन बी का प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी है राल्फ डेरेंडार्फ या राल्फ रेडफील्ड। ये सी हो गया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, क्योंकि रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो मैक्सिको के उत्तरण गांव के अध्ययन किया था इन्होंने 1941, जिसमें फोक कल्चर ऑफ युकटन, ठीक है, फोक कल्चर ऑफ युकटन में लोक नगरीय निरंतरता की अवधारणा का इन्होंने प्रतिपादित किया था। कौन प्रतिपादित किए थे? आपके ये रॉबर्ट डेरेंडार्फ यानी कि राल्फ डेरेंडार्फ, ये राल्फ रेडफील्ड महोदय। ऑप्शन नोट कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा जो है बार बार, ताकि आप लोग भूले ना। देखिए इसमें नाम ऐसा दिया है ना, देखिए बोलने में कंफ्यूजन, आर ई पार्क, आर रेडफील्ड, आर डेरेंडार्फ, बी के मेलनोव्स्की अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग नोट करें, रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय हो जाएंगे, जिनका 1941 में फोक कल्चर ऑफ युक्रेन का अध्ययन के दौरान इन्होंने लोक नगरीय निरंतरता की अवधारणा का दे रखा है। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 17। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए। कह रहा निम्न आर्थिक इकाइयों के आय स्तर में असमानता को निम्नलिखित में से किससे मापते हैं? ये कह रहा है ना, निम्न आर्थिक इकाइयों के आय स्तर में असमानता को निम्नलिखित में से किससे मापते हैं? तो आपका ऑप्शन ए करा आपूर्ति चक्र से, ऑप्शन बी करा मांग चक्र से, ऑप्शन बी कह रहा, ऑप्शन सी करा मूल्य वक्र से, ऑप्शन डी करा लॉरेंज जो है वक्र से। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉरेंज वक्र से नापा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन डी नोट करते हैं। चलिए, लॉरेंज वक्र से जो कह रहा ना, निम्न आर्थिक इकाइयों के आय स्तर में असमानता को निम्नलिखित में से किससे मापते हैं? तो लॉरेंज वक्र से नापते हैं। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्न नंबर 19, प्रश्न उत्तर नंबर 19 आप ध्यान दीजिए। कह रहा नगरीय विकास में भद्रलौकीकरण कब होता है? जो नगरीय विकास है ना, इसमें कह रहा भद्रलौकीकरण कब होता है? भद्रलौकीकरण क्या है? आप लोग जाने, भद्र पुरुष कहा जाता है ना, भद्र पुरुष यानी सभ्य मानव, यानी कि बुजुर्ग जो आते हैं, भद्र सभ्य। ठीक है, भद्र माने होता है जो आपका सम्मानित पुरुष होते हैं, बुजुर्ग होते हैं लोग, उनकी बातें करता है भद्र माने। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए इसका, तो आंसर देने में आसानी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए कह रहा है नगरीय विकास में भद्रलोकीकरण कब होता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जब विदेश से आए प्रवासी वहां रहने लगते हैं। ये आपका ऑप्शन ए कह रहा। ऑप्शन बी कह रहा जहां फैशनेबल पड़ोस का नगरीय पुनरुत्थान होता है। ऑप्शन बी कह रहा। ऑप्शन सी कह रहा है कि जहां सीमांतीय समूह लगते हैं। ऑप्शन डी कह रहा कि जहां वयोवृद्ध लोग रहते हैं। ये ऑप्शन डी कह रहा। तो मैंने आपको पहले ही भद्रलोकीकरण के बारे में बता दिया, सम्मानित जो है वृद्ध बुजुर्ग लोग। तो इसका आंसर आप लोग वैसे जान गए होंगे कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए ऑप्शन डी। ठीक है, जहां वयोवृद्ध लोग रहते हैं उसी को भद्रलोकीकरण से संबोधित किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका, क्योंकि नगरीय विकास में दे रहा ना, ये नगरीय विकास में जब वयोवृद्ध लोग एक क्षेत्र में निवास करते हैं और ये जो पश्चिमी समाज में जो देखने को मिलता है, यह भद्रलोकीकरण की प्रक्रिया को जन्म देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है कि शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रथम मानक क्या है? जो शहर है उनको जो परिभाषित करने का सर्वप्रथम मानक क्या है पूछ रहा। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा आबादी का घनत्व,
ऑप्शन बी कह रहा है गैर कृषि कार्यकलापों में नौकरी का ऊंचा प्रतिशत। ऑप्शन सी कह रहा ऊंची साक्षरता दर। ऑप्शन डी कह रहा मलिन बस्तियों का जो है विद्यमानता, यानी कि मलिन बस्तियों का विद्यमान होना शहरों में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 20 का कह रहा है ना कि आबादी का घनत्व, गैर कृषि कार्यकल्पों में नौकरी का ऊंचा प्रतिशत, ऊंची साक्षरता दर, मलिन बस्तियां। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे शहर की बात कर रहा है ना, जहाँ पे गैर कृषक लोग ज्यादा रहते हैं, जहाँ पे उद्योग रहता है, लोग विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, जहाँ पे आप देखें ठेलिया लगता है, दुकान लगती है ना। शहर में, शहर कहीं ना, वहाँ उत्पादन थोड़ी होता है, वहाँ वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, वहाँ खासकर जो है आपका दिन में होता है। तो उसी को शहर के आप जो है, क्योंकि गैर कृषि कार्यकल्पों में नौकरी का ऊंचा प्रतिशत इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि शहरों में ही आप देखेंगे नौकरी पेशा लोग कहाँ रहते हैं। आप दिल्ली बंबई लोग जाते हैं गांव छोड़ के, तो वही ना कह रहा है ये। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। तो बाकी जनसंख्या का घनत्व तो हर जगह रहता है, गांव में भी शहर में है ना। और जो इनका रहन सहन जीवन शैली होता है, ग्रामीण और शहरी जीवन में थोड़ा फर्क भी आपको मिलेगा। ग्रामीण जीवन जो होता है साधारण होता है, सिंपल लोग रहते हैं। शहरी जीवन का जो थोड़ा सा लोग उच्च स्तर में रहते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा अंतर देखे, तो इस हिसाब से कह रहा है शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रथम मानक क्या है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आइए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। मैं एक प्रश्न आपको देखिए सोचता हूँ बताते हुए चलूं विस्तार से, ताकि आप लोग जो है कंफ्यूजन ना हो। परीक्षा के समय आपका प्रश्न अगर सामने आ जाए इस टाइप का प्रश्न, तो आप लोग आंसर जरूर सही करके आए, गलत ना करें, ठीक है। इसलिए क्लास से अगर किसी कारण से एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखा करिए। और जो हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, कुछ इसमें घरेलू कार्य में लगे होंगे, कुछ लोग काम करते होंगे, कुछ हमारी जैसे माताएं और बहनें होंगी, या भाभियां होंगी, या भैया लोग भी होंगे, तो जो उनके पास समय नहीं, जैसे भाभियां हैं या माताएं बहनें हैं, अगर खाना बना रही हैं तो क्लास को क्या लगा के रख दीजिए, देखिए मत, सुनते रहिए। क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं एक एक चीज आपको एकदम क्लियर करके बताता हूँ। अगर आप केवल सुनते हैं ना, तो भी आपकी जो काफी तैयारी हो जाएगी। मेरे ख्याल से 60% तैयारी तो हो ही जाएगी। अगर देख लेते हैं समय निकाल के तो ज्यादा ठीक है। इसलिए आप अपने सुविधा अनुसार कीजिएगा। लेकिन अगर आपको परीक्षा देना है 2025 में, जो जिनका फार्म पड़ा है, जो परीक्षा में बैठने वाले हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले प्रतियोगी छात्र छात्राएं हो गए, चाहे आपके पीजीटी यूपी पीजीटी हैं, दिल्ली के हैं, जिस भी स्टेट से हो, आप लोग जो है इस क्लास को जरूर देखिए। और एक 2025 में मेरी यही जो है आशा करते हैं, आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आए। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में ले आए, पीजीटी वाले जो प्रवक्ता के लिए लगे हैं वो जो प्रवक्ता में एक रिजल्ट, एक सीट अपनी रिजर्व करके ले आए। और जो अभी नए प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, जो किसी कारण से इसमें फार्म नहीं डाल पाए, या उनका जो अर्हता नहीं था, अनियोग्यता नहीं था, तो अब आप सुन ही रहे होंगे कि जो है आपका संभवतः गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी आने वाली है, और पीजीटी प्रवक्ता की और जीआईसी वगैरह इंटर के लेक्चर की वैकेंसी आने वाली है। इसलिए आप लोग पहले से तैयारी में लग जाइए और पहले से पढ़ाई वगैरह करते रहिए, और कंटिन्यू रेगुलर जो है क्लास वगैरह देखते रहेंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही। ऐसा ना सोचिए कि जब एग्जाम आएगा, फार्म पड़ जाएगा, तब हम तैयारी करेंगे, तो सोते रहेंगे तो फिर वही है, सोते ही रह जाएंगे। जो है वही कहावत नहीं है, जो जागत हो पावत है, जो सोवत हो कोवत है। आप लोग ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसलिए पढ़ाई जो कंटिन्यू जारी रखिए, रेगुलर पढ़ाई करिए। रेगुलर पढ़ाई करने वाले ही सफलता पाते हैं। ऐसा नहीं कि परीक्षा के समय पढ़ के हम सफलता पा सकते हैं, कभी या संभव है। तो जो रेगुलर पढ़ाई कंटिन्यू करता है वही जो है सफलता पाएगा। लेकिन जो है आप लोग ध्यान दीजिए और क्लास रेगुलर कीजिए। तो आइए, और अब मेरा क्लास आप लोगों के बीच रेगुलर आएगा। आप ध्यान दीजिए, एक दिन बाद आता है मेरा क्लास, बराबर तो आएगा। कारण उसके पीछे है, थोड़ा सा मेरा सिस्टम गड़बड़ा गया था, इसलिए गड़बड़ा क्या और आवाज स्लो आ रही थी, जिस कारण जो है मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। इसके लिए जो है माफी चाहते हैं। अब आपकी क्लास रेगुलर होगी। आप लोग आइए और क्लास को रेगुलर देखिए, और क्लास का निःशुल्क, ये निःशुल्क क्लास है, इस निःशुल्क क्लास का आप लोग बेनिफिट उठाइए। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, समाज निरीह जातीय समुदाय के सदस्यों वाली नगरीय मलिन बस्ती के
क्या नगरीय मलिन बस्ती को घेटो कहते हैं? इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार निम्नलिखित में से किस निर्जातीय बस्ती के लिए किया गया था? अच्छा, ये पहला प्रश्न ध्यान दीजिए कि समाज निर्जातीय समुदाय के सदस्यों वाली नगरीय मलिन बस्ती को घेटो कहते हैं। ये घेटो शब्द, ठीक है, या घाटकोपर, मुझे ख्याल से बंबई वगैरह में घाटकोपर कहते हैं, जो भी है, लेकिन ये घेटो यहाँ लिखा। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार, क्या कह रहा है कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार निम्नलिखित में से किस निर्जातीय बस्ती के लिए किया गया था? तो ऑप्शन ए कह रहा है लंदन में एशियन लोगों की बस्ती के लिए किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है, ठीक है, लंदन की बात कर रहा है, एशियन लोगों की बस्ती के लिए, मलिन बस्ती की बात कर रहा है को, ठीक है। और ऑप्शन बी कह रहा है यूरोप में यहूदियों की बस्ती के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है लॉस एंजल्स में चीनियों की बस्ती के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है यूएसए में इटालियन बस्ती के लिए घेटको शब्द का उपयोग किया गया था। तो आप देखिए, लंदन हो गया, यूरोप हो गया, लॉस एंजल्स हो गया, यूएसए हो गया, ये चार जो है जगह का दिया है जो नगरीय जो बस्ती थी, मलिन बस्ती, जिसको मलिन बस्ती आप लोग जान रहे हैं ना किसको कहते हैं, जहाँ जो निम्न तबके के लोग रहते हैं। शहर में हर जगह आप देखेंगे किसी एरिया में निम्न तबके की बस्ती पाई जाती है, तो इसे घेटो कहते हैं, कह रहा है। उसे मेरे ख्याल से बंबई वगैरह में घाटकोपर कहते हैं, खैर जो भी है कहते हो। तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर यहाँ दीजिए, क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए ना, ये यूरोप में जो यहूदियों की बस्ती थी उन्हीं की बात कर रहा है, उन्हीं लोगों को घेटो कहा जाता। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ऑप्शन बी है, क्या है ये, ध्यान दीजिए, ऑप्शन बी, यूरोप में यहूदियों की बस्ती के लिए ये सब यूज किया गया है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो ऐसे साधनहीन जगह होता है, जो एक साधनहीन समूह के लोग जहाँ रहते हैं विशिष्ट क्षेत्र में, जमवाड़ा रूप में, जहाँ निकलना जो है दूभर होता है, जहाँ पे दुष्कर होता है, जहाँ पे जो है गंदगी होती है, सुविधाओं का अभाव होता है, ठीक है, वहाँ पे उसको घेटो नगर, उस क्षेत्र को घेटो कहा है आंतरिक रूप से उस क्षेत्र को। ये लुई बर्थ महोदय जो आपके हैं ना, लुई बर्थ महोदय, इन्होंने घेटो नामक सुप्रसिद्ध अध्ययन में इस क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और पारिस्थितिकीय दृष्टि से वैज्ञानिक रूप से चित्रण किया, उसका अध्ययन कर रखा है। कौन? आप लोग नाम नोट कर लीजिए, लुई बर्थ महोदय, ठीक है, इसी को घेटो कहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करिए, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ये देखिए मिलान का क्वेश्चन है, आप देख। कपड़ा उद्योग कह रहा है श्रम की प्रामाणिकता होती है। कपड़ा उद्योग में ऑप्शन ए कह रहा है कपड़ा उद्योग श्रम की प्रामाणिकता, यही कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है पेट्रोल उद्योग पूंजी प्रामाणिकता होती है। देखिए कपड़ा उद्योग में मेहनत लगता है, श्रम ज्यादा लगता है, सही है। पेट्रोल उद्योग में पूंजी प्रामाणिकता, पैसा अधिक लगता है, सही है। बैंक उद्योग माने सेवाएं जो प्रदान करते हैं, आप लोग जो सर्विस लोग जॉब करते हैं तो सेवा देते हैं, सही है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या है, डी। एक उपरोक्त सभी ऑप्शन है ना, तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, सही है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा इसका क्रम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 23, यही कहना है, प्रश्न नंबर 23 आपका। नीचे थोड़ा करना पड़ेगा क्या, ऊपर करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न थोड़ा सा इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं, तब आप लोगों को ये दिखने लगेगा प्रश्न, यही ना। तो अब देखते हैं, ठीक है, दिखना तो चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 23, आइए नोट कर लीजिए आप लोग प्रश्न नंबर 23 को। ये 23 प्रश्न नंबर आपका क्या कह रहा है, 23 कह रहा है कि वेतन और काम की सुविधाओं को लेकर, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रश्न लंबा है, पढ़ेंगे अच्छे से, फिर आप इसका आंसर कैलकुलेशन करके दे देंगे। अगर पढ़ने में हड़बड़ी मचाएंगे तो आंसर गलत कर देंगे ऐसे प्रश्न। और बड़े प्रश्न जो है अक्सर यूजीसी ने 11 असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाते हैं, हालांकि पीजीटी वगैरह में इस टाइप का प्रश्न नहीं आता है इतना, आप लोग ध्यान दीजिए। तो हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के यूजीसी में 11 वाले बच्चे हैं वो खासकर ध्यान दें। ये प्रश्न कह रहा है कि वेतन और काम की सुविधाओं को लेकर कारखाने में, वेतन और काम की सुविधाओं को लेकर कारखाने में
मजदूरों तथा प्रबंधकों के बीच झगड़ा चल रहा है। आप समझ गए होंगे। मेज पर बैठकर संवाद के जरिए मजदूरों तथा प्रबंधकों के प्रतिनिधियों ने झगड़ा निपटाने के भरसक प्रयास किए। अच्छा, और कह रहा बहुत कोशिशों के बावजूद निपटाने में असमर्थ रहे, जिसके फलस्वरूप सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। क्या करा? असमर्थ है जब निपटाने में, तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा इसमें। और फिर कह रहा उपरोक्त मामले में औद्योगिक विवादों को निपटाने के तरीके सम्मिलित हैं। ये तरीके कौन से हैं? अच्छा, ये कह रहा ना वेतन और काम की सुविधाओं को लेकर कारखाने में जो मजदूर थे और जो प्रबंधक थे, दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। तो इसे निपटाने के लिए एक मेज पर बैठ के चारों ओर से सब लोग संवाद कर रहे थे, जिसमें मजदूर और प्रबंधक के जो प्रतिनिधि थे वो झगड़ा निपटाने का मतलब पूरी कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद जो है झगड़ा नहीं निपटा पाए, यानी असमर्थ है। इसके फलस्वरूप सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, जो सरकार थी वहां की। तो उपरोक्त मामले में औद्योगिक विवादों को निपटाने के जो विवाद को निपटाने के लिए सरकार को यानी किस तरीकों को अपनाना चाहिए कह रहा। तो ऑप्शन ए कह रहा समझाना, बुझाना और न्याय निर्णय देना। यही कह रहा ना। ऑप्शन ए कह रहा समझाना, बुझाना और न्याय निर्णय देना। ऑप्शन बी कह रहा मध्यस्थता और सामूहिक सौदेबाजी। ऑप्शन सी कह रहा न्याय निर्णय और मध्यस्थता। ऑप्शन डी कह रहा सामूहिक सौदेबाजी और समझाना बुझाना। यही कह रहा है सामूहिक। लास्ट में ऑप्शन डी जो है आपका कह रहा है सामूहिक सौदेबाजी और समझाना बुझाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइए। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, प्रश्न ठीक से पढ़ लिए होंगे, तो इसका आंसर आप लोग गलत नहीं देंगे। मुझे पता है प्रश्न नंबर 23 का आंसर आप लोग गलत कर ही नहीं सकते। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी है न्याय निर्णय और मध्यस्थता के तहत जो है ये कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा, निपटाया जाएगा। क्योंकि जो कि समझाना बुझाना और न्याय निर्णय, समझाने बुझाने तो लोग तो मान ही नहीं रहे, आपस में खुद जो है न्याय निर्णय नहीं तैयार। तो मध्यस्थता और सामूहिक सौदेबाजी तो इलीगल हो जाएगा, है ना, उनके बीच मध्यस्थता जाके सरकार के द्वारा। न्याय निर्णय और मध्यस्थता, न्याय निर्णय मतलब न्याय उनके बीच मध्यस्थता करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर जो उचित होगा उसको न्याय करेंगे, यानी कि निर्णय देंगे उसका न्याय के स्वरूप। और सामूहिक सौदेबाजी और समझाना बुझाना, सौदेबाजी फिर सब बीच में आ गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 ये 24। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। ये भी प्रश्न 24 भी 24 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर चुनिए। यानी सही नहीं सुमेलित है, ये देखिए, नहीं ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका समजातीय पारिस्थितिकीय तंत्र, है ना, समजातीय पारिस्थितिकीय तंत्र। ये बता रहा आपका रॉबर्ट पार्क का। ठीक है, ये रॉबर्ट पार्क का ऑप्शन ये बता रहा है। और ऑप्शन बी कह रहा है गांव एवं गणतंत्र की भांति चार्ल्स मैडकॉफ महोदय का बता रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है उपनगरीय समूहन कार्ल मार्क्स का बता रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है जग दिखावे के लिए उपभोग की वेवलन का बता रहा है। यही ना आपका। तो इसका कह रहा है कौन सा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर दें। तो आप लोग नोट करते हुए चलिए, इसका आंसर आपका मैं बताता चलता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये आंसर इसका नहीं, उपनगरीय समूहन कार्ल मार्क्स का नहीं। ठीक है, तो अगर कार्ल मार्क्स का नहीं तो फिर ये आपका कार्ल मार्क्स का नहीं है उपनगरीय समूहन, तो किसका हो जाएगा? ये पैट्रिक गिडेंस महोदय का हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये किसका हो जाएगा? आपके पैट्रिक गिडेंस। ठीक है, लिखते नहीं बनता, मैंने बताया ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पैट्रिक गिडेंस आप लोग नोट कर लीजिएगा, पैट्रिक गिडेंस। ठीक है, महोदय हो जाएंगे। और इस प्रकार आपका ये प्रश्न समाप्त हुआ। और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, आइए।
तो आज ये 24 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला थी जो परीक्षा के बीच से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों की अच्छी लगी होगी, क्योंकि परीक्षा के बीच से इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिए और अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आवाज़ कैसी है, स्लो है कि सही हो गई, और सही ना हुआ होगा तो फिर इसका विकल्प जो है ढूंढेंगे, फिर कोई व्यवस्था करेंगे। लेकिन आप लोगों की क्लास कोशिश यही रहेगी कंटिन्यू हो, ताकि 2025 में आप सबको को एक पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य मिले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम सर पर है। तो इसलिए आप लोगों को पढ़ाई जो ना कर रहे होंगे तो अपने पैर में वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वाचिंग सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं।